ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। तो किसी भी समस्या का समाधान करना हो तो सबसे पहले हमें उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए या उससे अपने आप को बाहर निकालने के लिए पहले ये हम समझें कि ओवर थिंकिंग क्या है और क्यों ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, क्या कारण है, ऐसा क्या परिवर्तन होता है हमारे अंदर जो हमारे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। जैसे समझने के लिए कि हमारा शरीर है, शरीर के अंदर जितने भी अंग अवयव है सबका कोई ना कोई काम है। हार्ट का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, आँख का, कान का, जीभ का, पैर का, सबका अपना अपना काम है। ऐसे ही हमारे पास एक मन है और मन का भी कोई काम है। मन को जो काम दिए हैं उसमें से एक काम बताया है विचार, यानी कि सोचना। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माता भगवती राजा हिमाचल को जब ज्ञान उपदेश देते हैं तो ये बात समझाते हैं कि संकल्प विकल्प में उलझा हुआ अंतःकरण जो है वही मन है। यानी मन संकल्प विकल्प में उलझता है, मन विचार करता है। तो सोचना विचार करना ही मन का काम है, तो मन सोचता है। लेकिन ये बीमारी कैसे बन जाती है? जैसे समझने के लिए कि एक नदी है और नदी के अंदर पानी का प्रवाह हो रहा है, तो सरल रूप में नदी का पानी बहता चला जा रहा है। लेकिन अगर वही पानी जो बह रहा है अगर उसके अंदर एक भंवर बन जाए तो बहता हुआ पानी और भंवर ये दोनों में फर्क है। इसी तरह से हमारा मन जो विचार करता है, विचार करे, एक दिन में हजारों विचार आते हैं ऐसा बताया जाता है। तो ये नदी के प्रवाह की तरह है, सोचेगा मन, सोचता रहेगा तो वो नदी का प्रवाह है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सोचने का जो मन का काम है वो बिगड़ जाता है, या तो कह सकते हैं कि अत्यधिक हो जाता है। और कहा भी है कि अति सर्वत्र वर्जियेत, अति का त्याग करना है। अब मन जब सोचता है और ज़्यादा सोचता है तो ये ज़्यादा सोचना ये भी दो तरह से होता है। जैसे अगर आपको कोई टास्क दिया है, आपको कोई काम करना है, आपको कहीं कोई परफॉर्मेंस देना है, कोई स्पीच देनी है, या कोई भी काम आपको दिया गया है, तो क्या होगा कि उसको अच्छी तरह से निभाने के लिए या अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देने के लिए या उस काम को अच्छे से पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे, सोचेंगे कि मैं कैसे करूं। इसमें भी हम ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन ये बीमारी नहीं है। तो मन के सोचने की जो रीत है या उसका जो तरीका है दो रूप में होता है। एक तो होता है कि कोई काम है, समझो कोई समस्या ही आ गई सामने, तो उस समस्या का समाधान कैसे निकालें, या ये काम है इसको हम किस तरह से अच्छे से पूरा करें, इसके ऊपर मन सोचता है। तो ये हुआ कि समाधान पर सोचना, काम पर सोचना। तो ये सोचना एक नदी के प्रवाह की तरह है, वो बहता रहेगा, आगे बढ़ेगा, हमको भी आगे ले जाएगा। लेकिन मन को एक और अलग तरीका मिलता है सोचने का। वो क्या करता है कि समस्या के समाधान पर न सोच करके समस्या पर सोचने लगता है। समझो कोई परेशानी आ गई, जीवन है, परेशानी आ सकती है, किसी भी तरह से कोई परेशानी आ गई, तो एक व्यक्ति है कि उस परेशानी के आने के बाद उस परेशानी से अपने आप को कैसे निकाले इसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा। तो ये हो गया नदी के प्रवाह की तरह आगे बढ़ना। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो समाधान के बारे में न सोच करके समस्या के बारे में सोचेगा।
कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। और ये इस तरह की जब सोच की आदत बन जाती है तो उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। और इस तरह का जो थिंकिंग है, जो समस्या पर सोचा जाता है, ये भंवर की तरह होता है। जैसे अगर पानी में भंवर बना तो वो डुबो देता है। ऐसे ही जब मन समस्या पर ज़्यादा फोकस करता है, उसी पर चिंतन करने लगता है, तो वो खुद भी तो समस्या पर चिंतन करते करते नेगेटिव हो जाता है और हमारे शरीर को भी वो खराब करता है। तो ये है ओवर थिंकिंग कि अगर हमारा मन समस्याओं पर ज़्यादा सोचता है समाधान की बजाय, नेगेटिव ज़्यादा सोचता है पॉजिटिव की बजाय, तो ये ओवर थिंकिंग है। तो ये तो समझ में आ गया। अब बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। कोई भी व्यक्ति अगर ओवर थिंक करता है तो वो ऐसा नहीं कि उसको मज़ा आ रहा है। तो क्यों कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग में फंसता है, क्या कारण है ऐसे, तो क्या उसके अंदर बदलाव होता है। तो जो हमारा मन है, मन सूक्ष्म है, तो साथ ही साथ मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर किसी का मन विकृत होता है तो उसका कहीं ना कहीं कारण मन के साथ साथ शरीर में भी देखा जाता है। तो ओवर थिंकिंग के पीछे क्या कारण होते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस अपने कारण बताते हैं, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। हम और बात करते हैं कि और क्या कारण होते हैं। तो हठयोग प्रदीपिका के अंदर ये बात बताई गई है कि चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवति। कि अगर वायु, वात, हमारे शरीर का जो वायु है, वात है, अगर वो ज़्यादा चंचल हो गया, वो ज़्यादा विकृत हो गया, तो मन को भी चंचल और विकृत बना देता है। और अगर वायु को शांत किया तो मन भी शांत होता है। और इसी तरह की एक बात आचार्य चरक भी बताते हैं कि वायु क्या करता है। तो कहा कि वायु नियंता प्रणेता च मनसः। वायु नियंता है, नियंता मतलब कंट्रोल करता है। वायु प्रणेता है, प्रणेता मतलब स्टिमुलेशन करने वाला, प्रेरित करने वाला, उत्तेजित करने वाला। किसको? मनसः, मन को। तो आचार्य चरक का मत है कि वायु ही मन को कंट्रोल भी करता है और उसको विकृत भी कर सकता है। तो ओवर थिंकिंग मन का जो है एक रोग है, मन की बीमारी है, लेकिन उसका कारण हमारे शरीर में वात वृद्धि के साथ जोड़ सकते हैं। वात वृद्धि से ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि वायु चंचल, मन चंचल। और दूसरा कारण आप सबने सुना होगा कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। जैसा हम भोजन करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है। तो हमारा भोजन जो है 3 तरह का बताया जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इन तीनों में से जो राजसिक भोजन है वो हमारे अंदर रजोगुण को बढ़ाता है। और जब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है तो रजोगुण के बढ़ने से ये कहा गया है कि मन चंचल हो जाता है। रजोगुण बढ़ने से और क्या क्या होता है, तो महाभारत के अंदर ये बात बताई गई है कि भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थों का चिंता करना, उसके बारे में चिंता करना, ये कब होता है? जब रजोगुण बढ़ता है। मन चंचल हो जाता है कब? जब रजोगुण बढ़ता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मन बहिर्मुखी हो जाता है, बाहर के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाता है और आंतरिक अपनी दुर्बलता पर, अपने आप पर वो कम सोचता है जब रजोगुण बढ़ता है। यानी वात वृद्धि, वायु का बढ़ना, और रजोगुण वृद्धि,
रजोगुण का बढ़ना, ये दो मुख्य कारण के रूप में हम कह सकते हैं। तो बात समझ में आई कि क्या कारण है जो हमारे अंदर ओवर थिंकिंग करवाता है। अब जब कारण समझ में आता है तो उसका उपाय करना सरल हो जाता है। कारण जान लेने पर हम उसको ट्रीटमेंट या उसमें बाहर उससे कैसे निकले ये सरलता से कर पाते हैं। तो ये जो समस्या है या ये बीमारी है ओवर थिंकिंग की, अब उसका जब हम उपाय करना चाहेंगे तो ये दो रूप में कर सकते हैं, दो रूप में करना भी चाहिए। कैसे? एक तो है कि भाई हमको तुरंत रिलीफ मिले। अगर कोई व्यक्ति खूब उलझा है, खूब परेशान हो रहा है, उसके मन के अंदर अभी कुछ समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन होने लग गया है, चिंता करने लग गया है, तो तुरंत उस चिंता से उसको बाहर निकालना, मतलब तुरंत रिलीफ मिले, कुछ ऐसे उपाय करने हैं। साथ ही साथ कुछ उपाय ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म है, मतलब उसको रेगुलर बेस पर हमें अपने और जीवन में अपनाना है। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हमने जैसा कारणों में देखा कि वायु बढ़ना और रजोगुण बढ़ना, तो ये दोनों को हम अगर कंट्रोल करना चाहिए तो ये उपाय हमें ज़्यादा समय तक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की जो है उसका ट्रीटमेंट कह सकते हैं। अब बात यह है, पहले समझते हैं कि तुरंत रिलीफ मिले। अगर किसी का मन बहुत बेचैन हो गया है, चिंता के मारे परेशान हो रहा है, तुरंत में क्या करें? तो तुरंत में हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें। जहाँ पर वो अटका है वहाँ से उसको हटा दें। अब कभी क्या होता है कि माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, आप पानी पी लो, और कोई कह सकता है हम कुछ खाने लग जाए, खाना खाने लग जाओ, ये गलत आदत बन जाएगी। इसलिए माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पानी पी सकते हो। या फिर दूसरा क्या करना पड़ता है उसमें कि जैसा हमने समझा कि वायु की चंचलता बढ़ने से, वायु बढ़ने से मन की चंचलता बढ़ी, उसके कारण ये हुआ। अब हमारे शरीर में जो वायु है, अगर हम उसको शांत करें तो मन भी शांत हो जाएगा। अब वायु को शांत करना है, वैसे तो 5 तरह के वायु है हमारे शरीर के अंदर, हालांकि वायु एक ही है, उसको 5 अलग अलग काम है। तो 5 तरह के जो वायु है उसमें जिसको हम बहुत सरलता से और कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा प्राणवायु, जो हम श्वास से अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। और ये जो प्राणवायु है तो वो वायु और आकाश महाभूत से बनता है। तो इसीलिए जब हमको वायु को शांत करना है तो हम अपने ब्रेथ पर ध्यान देते हैं। ये बताया भी जाता है कि भाई अगर मन को शांत करना है, कुछ मत करो, डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो। जैसे जैसे आप डीप ब्रीथ करते जाओगे, श्वास धीरे हो जाएगी, आपका मन भी शांत हो जाएगा। लेकिन डीप ब्रीथ करने से पहले, क्योंकि वायु की चंचलता में हमें एक और उपाय भी करना चाहिए। जब कभी किसी को भी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंतन होने लगा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं और समस्या से मन हटता ही नहीं है, तो तुरंत क्या करें? अगर आप जहाँ भी बैठे हैं, अपने घर में, कमरे में, जहाँ भी बैठे हैं, तुरंत खुले आसमान में चले जाएं। बाहर आसमान को देखें। अगर खुले आसमान में बाहर नहीं भी जा सकते हैं तो अपने कमरे से ही खिड़की से बाहर खुले आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। जब हम आकाश तत्व के साथ जुड़ेंगे, आकाश महाभूत हमारे अंदर बैलेंस बनेगा, तो प्राणवायु भी शांत होगा। तो तुरंत जो रिलीफ के लिए हमें क्या करना है कि आप थोड़ा पानी पी लो, डीप ब्रीथ करो, लेकिन सबसे अच्छा है आप बाहर निकल जाओ, खुले आसमान को देखो, बाहर दूर दूर तक नज़र डाल करके देखो कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। माइंड को डाइवर्ट करना है। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, तुरंत हमको क्या करना चाहिए। अब इसके साथ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है कि हम लॉन्ग टर्म में हम क्या करें, लॉन्ग टर्म में कैसे हम इसको और अपने लाइफ में लाएं। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी सुना कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा।
आहार शुद्धि से मन शुद्धि होती है। और छांदोग्य उपनिषद में ये बात बताई है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि होने पर, शुद्ध आहार लेने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। और उससे क्या होता है? तो कहा इससे ईश्वर में हमारी स्मृति दृढ़ होती है, हमारा मन स्थिर होता है। और उससे क्या होता है? तो कहा उसके बाद हमारे अंदर जितनी अविद्या जनित गांठें हैं सब समाप्त हो जाती है या खुल जाती है। ये छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। तो सरल बात यह है कि भाई आहार शुद्ध है तो उसका हमारे अंतःकरण पर और हमारे मन के ऊपर प्रभाव होता है, उसको शुद्ध करता है। और जैसा हमने कारणों में देखा था कि रजोगुण बढ़ने से हमारे अंदर मन की चंचलता होती है। तो क्या करना है? रजोगुण बढ़ाने वाले जो आहार है और जो विहार है, यानी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसको हमें छोड़ देना है और हमारे अंदर सत्वगुण बढ़े ऐसे आहार और ऐसा विहार हमें अपनाना चाहिए। रजोगुण बढ़ाने वाला जो राजसिक भोजन होता है, अब राजसिक भोजन में क्या होता है कि जब हम राजसिक भोजन करते हैं तो वो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है। राजसिक भोजन से हमारे अंदर क्रोध भी पैदा हो सकता है, हमारे अंदर चंचलता बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि राजसिक भोजन बहुत खराब है, लेकिन जो 3 तरह के भोजन बताए ना, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको लेना चाहिए। अब जैसे हमने सुना राजसिक भोजन क्या करता है? उत्तेजना बढ़ाता है, आपके अंदर जोश लाता है। तो जिन व्यक्तियों का काम ऐसा है कि जिसको जोश की ज़रूरत है, जैसे सैनिक सिपाही हो गए और खिलाड़ी हो गए, जिनका काम है कि जिसको जोश की ज़रूरत है, तो उनके लिए राजसिक भोजन अच्छा है, वो करें। लेकिन जब हमको जोश की ज़रूरत नहीं है, जब हमारे अंदर उत्तेजना हो ऐसी हमको आवश्यकता नहीं है, तो हम क्यों अपने मन को चंचल बनाएं? तो अगर ज़रूरत है तो उस भोजन को लेना चाहिए, लेकिन हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में जितना हो सके सात्विक भोजन और सात्विक लाइफस्टाइल अपनानी है। सात्विक भोजन क्या होता है? तो कहते हैं सात्विक भोजन का सबसे बड़ा ये और प्रभाव कहते हैं वो जल्दी पच जाता है। जल्दी पचने के साथ वो क्या करता है कि कहते चित्त को एकाग्र करता है, मन को निर्मल करता है, और ये भी कहा है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी को लाता है, हमारे विचारों को सकारात्मक बनाता है। ये सात्विक भोजन का प्रभाव हमारे मन पर कहा जाता है। तो सात्विक भोजन में क्या करते हैं? तो कहते हैं कि जितनी भी फल है, सब्जियां हैं, जितनी भी जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं या उस तरह की जो चीज़ें हैं, फल सब्जी हो गया, अनाज हो गया और नट्स हो गए, दूध, मक्खन, शहद, ये जो भी है जो साधु संत खाते हैं, वो सात्विक भोजन है। तो भोजन के साथ साथ हमें लाइफस्टाइल भी अपनानी है सात्विक। सात्विक लाइफस्टाइल में क्या आएगा कि जब आप भोजन करने लगोगे मन के अंदर सत्वगुण तो बढ़ने लग जाएगा, लेकिन हमें उसको बनाए रखना है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या करना है कि जो हमारी सनातन परंपरा में जो बताया है कि भाई सुबह जल्दी उठने से लेकर के पूजा इत्यादि से लेकर के परोपकार की बात है, जो अष्टांग योग में जो यम और नियम बताए हैं, उन सबको पालन करना चाहिए। और जो सात्विक हैं ऐसे लोगों की संगति करना, इसलिए साधु की संगति करना, सात्विक लोगों के सानिध्य में रहने से, उनकी सेवा करने से हमारे अंदर जो सत्वगुण बढ़ा है वो बरकरार रहता है। तो इसीलिए हमें सात्विक लाइफस्टाइल अपनाना, सात्विक भोजन करना। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मन के 3 गुण कहे हैं, तो कभी सत्वगुण प्रभावी होगा, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण।
तो जब हमारे अंदर सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है तो रजोगुण अपने आप जो है कम हो जाता है। इसीलिए सात्विक भोजन और सात्विक लाइफस्टाइल। तो ये तो हो गया भोजन के साथ रजोगुण को जोड़ करके जो हमें करना चाहिए वो बात है। अब इसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि वायु भी चंचल होता है, तो जो वायु की चंचलता है उसके लिए हम क्या करें? तो वायु की चंचलता के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि जो वायु को बढ़ाने वाला जो भोजन है उसको नहीं लेना है। उसके साथ साथ और वायु को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्राणायाम करें और हम ध्यान करें। साथ ही साथ आप, क्योंकि जैसा हमने कहा आकाश महाभूत की ज़रूरत है, आप थोड़ी देर खुले में बैठने का अभ्यास करें। धूप में बैठे, खुले में बैठे, रोज़ नियम से मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन जितना हमारे मन को शुद्ध, पवित्र, सात्विक रखता है इतना और कोई नहीं रखता है। इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें, नियम से करें, रोज़ करें। और जब हम अपनी लाइफस्टाइल को इसी तरह से सेट करते हैं, सात्विक भोजन, भजन करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम का सहारा लेना और थोड़ा सा और खुले आसमान में गए, सेवा करी, अच्छे लोगों की संगति करी, ये सारा जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो धीरे 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 हमारा रजोगुण, हमारा वायु दोनों शांत होते हैं, मन शांत हो जाता है। और मन जब शांत होता है, उसकी चंचलता तब जब खत्म होती है तो वो समस्या में नहीं उलझता, लेकिन समस्या के समाधान की तरफ जाता है। फिर हमें ये नेगेटिव सोचने की जो मन की एक भंवर बनी थी, उससे हम अपने आप को बाहर निकालते हैं। तो ओवर थिंकिंग, हालांकि ऐसा लगता है कि ये मन का ही रोग है, लेकिन ये हमारी जो है लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, हमारे भोजन के और जो हमारी चॉइस है या भोजन का जो हमारा नियम है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब इसके ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए हम अपनी जो है सनातन परंपरा को अपनाएं, सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाएं और भजन, मेडिटेशन ज़रूर करें। तो कोई मुश्किल नहीं है, हम ओवर थिंकिंग को रोक दें। मन शांत भी हो जाएगा, ओवर थिंक भी नहीं करेगा, सही जगह जहाँ पर जितना सोचना है उतना ही सोचेगा। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी।